गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी बिहार स्पेशल की क्लास को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले क्लास में हम हर्यक वंश की मगध पर स्थापना कैसे हुआ था, इसके साथ ही बिंबिसार की से जुड़े जितने भी फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, उन सभी को कवर करने का प्रयास किया था। और आज की क्लास में बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु को समझने का प्रयास करेंगे और अजातशत्रु के पढ़ने के बाद उदयन को पढ़ेंगे और उदयन के बाद आज ही हर्यक वंश की जो हर्यक वंश जो था उसका शासन कैसे समाप्त होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे और आज से सुनाग वंश की स्टार्ट भी कर देंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे ही क्लास यूट्यूब पे अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसमें हम पूरी सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले भी बिहार के इतिहास को पढ़ा लेंगे, उसका बिहार के ज्योग्राफी को पढ़ाएंगे, फिर बिहार की राज्य व्यवस्था को पढ़ाएंगे, यानी पूरे बिहार स्पेशल को क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु जो था बिंबिसार और महाकोसला या कोसल देवी से उत्पन्न पुत्र था। बिंबिसार, जैसा कि पिछले क्लास में आप पढ़े भी थे कि बिंबिसार एक महान विजेता भी था, लेकिन उसी का बेटा अजातशत्रु अपने पिता के अंतिम समय में अपने पिता को बंदी बनाता है और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया। जब अजातशत्रु की हत्या हो गई, अजातशत्रु की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी जो थी, जिसका नाम मिलता है कोसल देवी, इस कोसल देवी के अपने पति के वियोग के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी माता यानी महाकोसला की भी मृत्यु हो जाती है तो जो बिंबिसार को दहेज के रूप में मिला था काशी, क्या मिला था, काशी। और इस समय कोसल नरेश कौन थे, प्रसेनजीत थे। कोसल नरेश कौन थे, प्रसेनजीत, जो कि अजातशत्रु के मामा हुए। और यह काशी जो है ना, बिंबिसार को दहेज के रूप में मिला था, जो पिछले कक्षा में बताए थे। तो जब महाकोसला की क्या होती है कि जब मृत्यु हो जाती है तो जो अजातशत्रु के जो मामा हुए प्रसेनजीत, वह क्या होते हैं, वह अपने भांजे से क्रोधित होते हैं, गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कैसे यह हिम्मत हो गई कि हमारे तुम बिंबिसार की तुमने हत्या कर दी, और बिंबिसार की हत्या के कारण ही हमारी बहन जिसकी नाम कोसल देवी थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और जो इन्होंने दहेज के पिता, जो प्रसेनजीत के पिताजी थे, जो दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी दिए थे, उसको काशी को प्रसेनजीत क्या करते हैं, छीन लेते हैं। अब अजातशत्रु के पास क्या आता है, अजातशत्रु भी क्रोधित हो गया कि भाई तो हमको दहेज के रूप में, पिताजी के दहेज के रूप में आप काशी दिए और काशी फिर आप छीन ले रहे हैं। अब अजातशत्रु भी भाई, नाम ही इसका है अजातशत्रु, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। इसने कहा कि सुनिए मामा जी, ऐसे वैसे काम ना चलेगा। जब हमको पिताजी के दहेज के में काशी दे दी और पिताजी जब मर गए, उनकी हत्या हो गई और माता की मर गई, तो काशी कैसे लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, काशी हम छोड़ेंगे नहीं। तब क्या हुआ कि काशी को लेकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच क्या होता है, टकराव होता है। इधर भांजा भी तैयार, आइए, उधर मामा भी तैयार, तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और पहले युद्ध की अगर बात करेंगे तो पहले युद्ध में क्या होता है, अजातशत्रु के जो थे, अजातशत्रु की क्या होती है, हार होती है। और दूसरी बात अगर बात करेंगे, और जो दूसरे जो युद्ध होता है, पहले जो युद्ध होता है, पहले युद्ध में अजातशत्रु की क्या होती है, विजय होती है। और दूसरे युद्ध में क्या होता है, प्रसेनजीत क्या जीत हो जाती है। लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच क्या होते हैं, बोले मामा भांजा दोनों एक हैं, का लड़ाई करके कुछ पाएंगे नहीं। फिर दोनों के बीच क्या होता है, एक संधि हो जाता है। और इस संधि के उपरांत यह होता है, कहते हैं कि जैसे काशी तुमको हमारे पिताजी को दहेज के रूप में दिए थे, तो फिर बाद में क्या होता है कि जो प्रसेनजीत जो है यानी अपनी पुत्री का जो विवाह है वह अजातशत्रु को कर देते हैं और अजातशत्रु से कर देते हैं। जब प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से करते हैं, इससे अजातशत्रु खुश हो जाता है और इसके साथ ही इसे दहेज के रूप में जो काशी के पिताजी मिला था, फिर काशी इन्हें अजातशत्रु को प्राप्त होता है। इस प्रकार से काशी की जो है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बना देता है। अजातशत्रु ने क्या किया, काशी को क्या कर लिया, विलय कर लिया, किसमें, मगध में विलय कर लिया। इस प्रकार से जब काशी से दुश्मनी था प्रसेनजीत के साथ, वह समाप्त हो जाता है।
उसके बाद अजातशत्रु करता है वैशाली की तरफ ध्यान करता है। वैशाली की मैटर का हुआ था, जैसा कि पता है कि बिंबिसार के 3 विवाह किया था। एक तो कौशल के साथ किया था, दूसरा किया किसे, वज्जियो के वैशाली की राजकुमारी के साथ किया था। तो इससे जो वैशाली के राजकुमारी जो थी, उससे बिंबिसार के 2 पुत्र हुए थे, एक नाम था हल और एक का था बेहल। लेकिन क्या हुआ, अजातशत्रु ने जब पिता की हत्या कर दी, जब अंतिम समय में अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाया था, तो बिंबिसार ने एक हाथी था जिसका नाम था सेपाल हाथी, और एक 18 लड़ी वाले हीरे था, हीरे का रत्न था। इसको बिंबिसार ने अपने पुत्र हल और बेहल को दे दिया। जब हल और बेहल को दे दिया तो अजातशत्रु कहा, बेटा वो जो क्या सेपाल हाथी है और जो 18 रत्न के जो 18 लड़ी वाले जो हीरे का आभूषण लेकर तुम इधर घूम रहे हो, वो हमको वापस करो। इससे लेकिन हल और बेहल जो थे वो वापस करना नहीं चाहते हैं। वो सेपाल हाथी और 18 रत्न लड़ी वाले हीरे को लेकर अपने नाना चेटक के यहाँ भाग जाते हैं। अब इस सेपाल हाथी और 18 लड़ी वाले हीरे के लिए कहता है अजातशत्रु कि वापस करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, वैशाली पर चढ़ाई कर देंगे। और वैशाली पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अजातशत्रु ने गंडक, सोन नदी और गंगा के संगम पर एक छावनी बनाता है, और यह छावनी जो है वह आगे चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध होता है। और यह छावनी से, इसी छावनी के से आगे उन्होंने वैशाली पर चढ़ाई किया और वैशाली पर क्या किया, विजय हासिल किया, और वैशाली को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से काशी और वैशाली जो था वह मगध साम्राज्य में मिल गया। अब आ जाता है अवंती के। जैसा कि कल की क्लास में मैंने यह भी डिस्कस किया था कि अवंती को लेकर बिंबिसार के समय से शत्रुता चल रही थी, लेकिन आगे चलकर कुछ युद्ध भी हुए थे। लेकिन आगे चलकर जो अवंती के शासक जिनका नाम था चंद प्रदोत और बिंबिसार के बीच होता है, संधि हो जाता है। लेकिन जब अजातशत्रु जब शासक बनता है तो इसको अवंती का डर सता रहा था। इसने कहा कि अवंती से सुरक्षा कैसे किया जाए, तो इसने अपनी राजधानी जो था गिरिव्रज, जिसे राजगीर, इसने कहा कि राजगीर को किलाबंदी करवा दिया। कहा कि जब हम राजगीर को किलाबंदी कर लेंगे तो हमारा राजधानी क्या होगा, सुरक्षित होगा। लेकिन इसी समय की घटना घट जाती है कि जो अवंती के राजा जिनका नाम मिलता है चंद प्रदोत, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब अवंती के शासक चंद प्रदोत की जब मृत्यु हो जाती है तो अवंती की तरफ से मगध पर होने वाले आक्रमण का खतरा कुछ समय के लिए टल जाता है। और इस प्रकार से अवंती और मगध के बीच, अभी अवंती का विलय नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अवंती का विलय जो है वह कल करवाएंगे, ठीक ना। अवंती की तरफ से मगध जो है वह कुछ समय के लिए क्या होता है, दोनों के बीच क्या होता है, एक तरह से मतलब आक्रमण का, मगध पर आक्रमण का खतरा टल जाता है। इस प्रकार से अजातशत्रु काशी, वैशाली और अवंती से संबंध स्थापित करने के बाद वह उसका जो अपना ध्यान जो है वह उत्तरी सीमा की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करता है। और इस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार इस समय वह कहाँ, हिमालय के तराई तक देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे उदय। ऐसी चर्चाएं मिलती है कि जब अवंती और मगध के बीच, अवंती और मगध के बीच, जब दोनों के बीच क्या होता है, एक सुलह होता है। और इस सुलह या समझौता, सुलह मतलब समझौता, इस समझौता में अग्रणी जो भूमिका जो है वह उदय निभाता है। और उदय जो है यह क्या होता है, समझौता में मुख्य भूमिका निभाता है। और इससे खुश होकर कौन, अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह, और अजातशत्रु के पुत्री का नाम क्या था, पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती। और पद्मावती का विवाह जो है वह उदयन के साथ कर देता है, और उदयन के साथ कर देता है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि मगध और अवंती के बीच कुछ समय के जो खतरा जो है वो हमें टल जाता है। और इस प्रकार से अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह, इस पद्मावती का विवाह उदयन के साथ कर देता है। आगे चलकर आप जब देखेंगे कि अजातशत्रु का शासक जो है वह उदयन ही शासक बनता है। अगर अजातशत्रु के अगर अंतिम जीवन की बात करेंगे तो अजातशत्रु जो था वह शुरुआत से ही इसके अंदर जब से जन्म लिया था ना, तब से इसका लालसा ही था कि मगध का जो साम्राज्य जो है उसको हम बहुत दूर दूर तक फैलाने का प्रयास करेंगे, यानी एक दूसरे राज्य पे आक्रमण करेंगे, जीतेंगे, उसको मगध का हिस्सा बनेंगे। पर इसको युद्ध करने का इच्छा ही था।
बचपन से ही मतलब इसके अंदर एक बना हुआ था कि हमको युद्ध करना है, मतलब युद्ध करने के लिए हर समय तैयार रहता था ताकि अधिक से अधिक हमारे साम्राज्य का विस्तार हो। शुरुआत में अगर बात करेंगे तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन आगे चलकर यह जब बौद्ध धर्म का दीक्षा ग्रहण करता है और यह आगे चलकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। और ऐसी चर्चाएं मिलती है कि इसके शासन काल के 8वें वर्ष ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। और जब उनकी महापरिनिर्वाण होता है तो उनके जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष होता है उस अवशेषों पर यह राजगीर में स्तूप का निर्माण करता है। ऐसी चर्चाएं मिलती है कि पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो राजगीर में हुआ था, वह उस समय शासनकर्ता शासक वह कौन था? अजातशत्रु। तो शुरुआत में जैन था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। याद रखें, जब इसके बाद अजातशत्रु की कुछ समय के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और अजातशत्रु के 460 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अजातशत्रु के बाद एक सिक्का उदयन कौन लगेंगे? एक दमादे तो लगेंगे ना। तो उदयन जो है वह शासक बनता है और उदयन 460 से लेकर 444 ईस्वी पूर्व तक यह शासन करता है, मगध पर शासन करता है। और उदयन की कोई विशेष काम नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय जो राजधानी राजगीर में था, उस राजगीर से राजधानी को हटाकर या पाटलिपुत्र में क्या किया? स्थानांतरित किया। और इसके समय मगध की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थे। आगे चलकर देखेंगे उदयन के बाद छोटे छोटे शासक हुए और जितने भी शासक हुए वो सब अपने पिता को मारकर शासक बने थे। इसी कारण कहा जाता है उदयन के बाद जितने भी शासक हुए उन सभी को कहा गया पितृहंता कहा गया। आगे चलकर इस प्रकार से छोटे छोटे शासक है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और उनका नाम भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से हर एक वंश का जो सबसे अंतिम शासक जो बने उनका नाम मिलता है एक नागदशक। और नागदशक जो था ना, एक नाम है नागदशक। यह विलासी प्रवृत्ति का था, इसे राजकाज में कुछ भी हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं था। इसके समय जनता त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गई थी और जनता ने क्या किया? मगध राज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसी समय बनारस की यानी काशी के एक प्रांतपति मिलता है, जिसका नाम है शिशुनाग। जनता ने आह्वान किया शिशुनाग को कि आप आइए हमारे मगध में शासन किए। ये राजा जो है, शासक जो है, या विलासी प्रवृत्ति का है, इसको राजकाज से कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपनी अयासी में जिंदगी व्यतीत कर रहा है। इस प्रकार से अगर बात करने की कोशिश किया गया तो शिशुनाग ने कहा यही तो मौका मिला है, हम भी बहुत दिन से लालसा रखे थे कि मगध का शासक हम भी बने। और इस प्रकार से शिशुनाग जो था वो मगध की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता है और आगे आकर इसने क्या किया है? नागदशक की हत्या कर देता है। और शिशुनाग ने मगध पर एक नए वंश का नींव डालता है और यह नींव जो है कहलाता है नींव जो रहा और इसका शासक कौन बनता है? शिशुनाग शासक बनता है। और इस प्रकार से मगध पर हर एक वंश के शासन को समाप्त होती है और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। और यहाँ से हम जो चर्चा करेंगे वह कल करेंगे और कल हम शिशुनाग वंश को क्या करेंगे? शिशुनाग वंश और नंद वंश को समाप्त करते हुए हम कल की क्लास में ही मौर्य वंश को भी शुरुआत कर देंगे। और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा और उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको क्लास जैसा भी लगे वह आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अभी तक अपने दोस्तों को अपने इस लिंक को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।